नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित विषय में वर्ग 6 के अंतर्गत पूर्ण संख्याओं के कुछ गुणों को जानेंगे। गुणों को जानने से पहले आइए कुछ उदाहरण की ओर ध्यान देते हैं। एक योग की संक्रिया है, लिखा हुआ है 5 योग 3 योग 4। अब यदि ये संक्रिया आपको करनी है तो आप कैसे करेंगे? आइए एक तरीका हम लगाते हैं। 5 का योग पहले 3 के साथ करते हैं और उसके बाद फिर 4 का योग करेंगे। आप पाएंगे 5 का योग 3 से 8 योग 4 और इस प्रकार आपने योगफल प्राप्त किया है 12। इसी को यदि एक दूसरे ढंग से किया जाए, क्रम को बदल कर किया जाए कुछ इस प्रकार से कि 5 योग 3 और 4, तो किस प्रकार हल करेंगे? 5 योग 3 का योग 4 से कितना होगा? 7 और 5 का योग 7 से कितना होगा? 12। प्राप्त योगफल या उत्तर की ओर जरा दृष्टि डालें। आप पाएंगे कि दोनों ही स्थितियों में हमारा योगफल बराबर आया है। जबकि हमने क्या किया था? 5 और 3 जो पहले एक साथ चल रहा था, साथ चलने का गुण था, अब हमने 3 को 4 के साथ किया, 5 के साथ नहीं किया। फिर भी उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो पूर्ण संख्याएं योग की संक्रिया के लिए साहचर्य होती हैं। मतलब यदि इनका साथ हम बदल दें, जो पहले दूसरे के साथ था अगर दूसरे के साथ कर दें उसी संक्रिया में, तो भी उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी जब भी जरूरत हो, आवश्यकता हो, तो आप साहचर्य जो है उसका साथ चलने वाला उसको बदल सकते हैं। और इस प्रकार के गुण को ही हम सहचारिता का गुण या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसे कहीं कहीं सिर्फ साहचर्य गुण भी कहा गया है। साहचर्य गुण क्या है ये? यदि इसके नियमों का हम सामान्यीकरण करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि A का योग B एवं C के साथ ऑलवेज इक्वल होगा A प्लस B प्लस C के, जहां A, B एवं C क्या हैं? पूर्ण संख्या हैं। जहां A, B, C पूर्ण संख्याएं हैं। आप सिर्फ हमारे एक उदाहरण के आधार पर नियम न बना लें। हमारी गुजारिश है कि आप अपने नोटबुक पर ऐसे कई उदाहरण योग की संक्रिया के साथ करें और उसका साथ जो चलने वाला है उसको बदलें। आप पाएंगे कि प्रत्येक स्थिति में उत्तर बराबर ही आता है। आप इसे खुद से करके देखें और तब कहें कि योग की संक्रिया के लिए पूर्ण संख्याएं साहचर्य होती हैं या नहीं होती हैं। जैसे एक उदाहरण के साथ हमने आपको दिखाया योग के लिए, आइए इसी प्रकार कुछ और उदाहरण हम गुणा की संक्रिया के लिए भी करते हैं। हम एक उदाहरण लिख रहे हैं, आप भी अपने कॉपी पर कोई अन्य उदाहरण लें। ध्यान ये रखें कि संख्याएं कहाँ से उठानी है? पूर्ण संख्याओं के परिवार से ही उठानी है और पूर्ण संख्या के परिवार से आपकी जान पहचान है। आइए हम कोई और भी पूर्ण संख्या लेते हैं। जैसे है हमारा 3, 2 एवं 5, इनके साथ गुणा की संक्रिया है। आइए इसे हम हल करते हैं। एक बार 3 और 2 को एक साथ रखते हैं और 5 को अलग रखते हैं। आइए हल करते हैं। आपने उत्तर प्राप्त किया 30। आशा है आप हमसे पहले उत्तर प्राप्त कर रहे होंगे। गुणा खूब अच्छे से आ रहा है आपको। अब इसी संक्रिया को यदि हम 3 और 2 को साथ न रख करके 2 और 5 को साथ रखें
3 को अलग रखें तो क्या होता है, आइए करके देखते हैं। आपको प्राप्त होगा 3 गुना, और 2 गुना 5 का हल कर रहे हैं तो आ रहा है हमारा 10, और 3 गुना 10 बराबर होता है 30। अब जरा प्राप्त गुणनफल पर नजर डालें। आप पा रहे हैं या पाते हैं कि दोनों ही स्थितियों में एक समान उत्तर प्राप्त होता है। ऐसे और भी कई उदाहरण आप अपने कॉपी पर करें। आप पाएंगे कि पूर्ण संख्याओं के लिए गुणा की संक्रिया में यदि साथ बदल दें, पहले ये दोनों साथ था, अब इन दोनों को एक साथ कर दिए, तो उससे इसके गुणनफल पर कोई अंतर नहीं आता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि गुणा की संक्रिया के लिए भी पूर्ण संख्याएं सहचर्य होती हैं या सहचारिता का गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रखती हैं। कुछ और उदाहरण को लेकर आप कसौटी पर कस लें और तब जाके आप नियम बना सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए यदि कोई 3 पूर्ण संख्या ए बी सी है तो a गुना b गुना c इक्वल टू a गुना b गुना c, जहां a b c क्या है, कैसी संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं, पूर्ण संख्याओं के बारे में। तो आगे गणित में जब कभी जरूरत पड़े तो आवश्यकता अनुसार यदि गुणा की संक्रिया है तो आप एक दूसरे का साथ बदल सकते हैं, और ऐसा करने से कभी कभी कुछ संक्रियाएं बहुत ही आसानी से हो जाती हैं। तो ये दोनों ही नियम बहुत ही उपयोगी हैं, साहचर्य या सहचारिता का गुण। आइए अगले गुण की ओर चलते हैं। आइए एक उदाहरण पर विचार करते हैं। एक हल्की सी संक्रिया है, लिखा हुआ है 7 गुना 98। आइए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। एक तरीका तो ये है 7 का सीधे सीधे 98 से गुना कर देना। एक दूसरा तरीका ये है कि इस संख्या को जोड़ या घटाव के रूप में लिख दें। जैसे हम 98 को 98 ना लिख करके यदि 100 घटाव 2 लिखें। अब इसको हल करें। कैसे हल होगा? 7 का गुना 100 के साथ एवं घटाव 7 का गुना 2 के साथ। आप पाएंगे 700 घटाव 14। अब यदि इसका घटाव कर लिया जाए और ये जो प्राप्त हो गया ये आपका उत्तर है। एक और उदाहरण देखें, लिखा हुआ है 8 गुना 103। इसे हल करना है। आइए उदाहरण के साथ ही समझते हैं। आप सीधे सीधे 8 का गुना 103 के साथ कर सकते हैं, या इसे थोड़ा और आसान बनाने के लिए आप चाहें तो इसे जोड़ या घटाव के रूप में 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसे हम इसके जगह लिखते हैं 8 गुना 100 जोड़ 3। 103 को 103 ना लिख करके उसको 2 भागों में हमने बांट दिया, 100 और 3 में। अब ये किस प्रकार से डिटेल में लिखाएगा? 8 गुना 100 प्लस 8 गुना 3। 100 और 3 में ही क्यों तोड़ा हमने? क्योंकि 100 के साथ गुना करना काफ़ी आसान हो जाता है। और आप पाते हैं 800 प्लस 24, और इस प्रकार हम लोग उत्तर तक पहुंच जाते हैं। आप चाहते तो सीधे सीधे 8 का गुना 103 के साथ भी कर सकते थे, या एक दूसरी प्रक्रिया भी है गुना करने की।
अब ये सारा जो प्रक्रिया देख रहे हैं, इसमें आप क्या पा रहे हैं कि गुणा के साथ जोड़ का हम बंटवारा कर दे रहे हैं। 8 को एक बार के 100 के साथ और फिर उसी 8 को एक बार 3 के साथ। ये जो बांटने का काम है, इसे हम लोग वितरण का काम कहते हैं या बंटन का काम कहते हैं, और नियम का नाम देते हैं वितरण नियम या बंटन नियम। अंग्रेजी में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आइए थोड़े और विस्तार से इसे समझें। वितरण नियम या कहीं कहीं इसे बंटन भी नाम दिया गया है। बंटन का नियम अंग्रेजी में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके अंतर्गत क्या है, यदि गुणा की संक्रिया योग के साथ करते हैं, अर्थात a गुणा b प्लस c है, तो इसमें हम a का वितरण b के साथ भी एवं c के साथ भी करते हैं। a गुणा b प्लस a गुणा c, इस नियम को ही हम वितरण नियम के नाम से जानते हैं। जैसे ये जोड़ के लिए है, ठीक उसी प्रकार से आपने एक उदाहरण देखा है जिसमें घटाव की भी संक्रिया है, अर्थात गुणा के साथ घटाव की संक्रिया यदि हो तो उसके लिए भी वितरण नियम या बंटन नियम कार्य करता है। यानी यदि नियम हम जनरलाइज करें तो इस प्लस के जगह प्लस माइनस आप दोनों दे सकते हैं। आप इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं a गुना b माइनस सी बराबर a गुना b माइनस a गुना सी। इस प्रकार वितरण या बंटन नियम गुणा की संक्रिया में जोड़ एवं घटाव दोनों के लिए लागू हैं। गणित में इस प्रकार का रूप यदि आप मिले तो इस रूप में बदल सकते हैं, और ठीक इसके उल्टा वाइस वर्सा भी ठीक है। यदि इस रूप में कहीं मिले तो उसे इस रूप में भी लिखा जा सकता है। ये दोनों ही रूप परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप पाएंगे कि आगे चल के जब हम संक्रिया करते हैं तो उसमें वितरण नियम या बंटन नियम का खूब प्रयोग करते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, एक छोटा प्रयोग अभी हम करके देखते हैं। लिखा हुआ है आपका 763 गुना 43 प्लस 763 गुना 57। ये देखिए, ये एक संक्रिया है जिसे आपको हल करना है। यदि इसे हम सिंपल तरीके से हल करें, पहले इन दोनों का गुणा फिर इन दोनों का गुणा तब जोड़, तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग होगा और गलत होने की संभावना भी रहेगी, क्योंकि आप कैलकुलेशन अधिक से अधिक कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसके साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, ये पहले से बटा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट है, यदि उसे एक जगह हम कर लें कुछ इस प्रकार से कि 763 और इसका गुना है 43 के साथ एवं 57 के साथ, यदि इसका रूप बदल के इस प्रकार कर लें तो बच्चों देखिए कितना आसान हो जाता है इसकी संक्रिया। 763 और कोष्टक में 43 और 57 है। आइए इसको योग कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। आप यदि इसे जोड़ेंगे तो आप पाएंगे 100। अब देखिए 763 के गुना 100 के साथ कितना आसान हो गया, और इस प्रकार आपने काफ़ी आसानी से उत्तर प्राप्त कर लिया। तो वितरण नियम या बंटन नियम का उपयोग हम लोग संक्रिया के मामले में भरपूर करते हैं, और इसके बहुत सारे प्रश्न आपको एक्सरसाइज में उदाहरण के लिए मिल जाएंगे। आप खुद से भी लिख करके उदाहरण कीजिए। आइए अब चलते हैं अगले नियम पर। आइए कुछ और उदाहरण पर गौर करते हैं। इस बार हम कुछ प्रश्न लिख रहे हैं हल्के हल्के, और आप साथ साथ में अपने नोटबुक पर भी लिखें और उसको हल करते चलें। हमने लिखा है संख्या 3 का योग 0 के साथ।
5 का योग 0 के साथ, 0 का योग 2 के साथ, 0 का योग 7 के साथ। ये जितने भी प्रश्न लिखे हैं इसका उत्तर आपको अपनी कॉपी पर लिखना है। बहुत आसान था ना। आप प्रश्न लिखने से पहले अपना उत्तर तैयार कर लिए होंगे, ऐसी आशा है। और आपने क्या पाया कि 3 में 0 योग करने से कितना प्राप्त होता है? 3। उसी प्रकार 5 के साथ योग करने पर 0 का 5, और यदि 0 में 2 जोड़ रहे हैं तो 2, एवं इसका उत्तर आपने पाया 7। अब जरा ध्यान दीजिए, जितने भी योग की संक्रिया हैं सब में हमने 0 के साथ किसी एक पूर्ण संख्या का योग किया है और पाया कि 0 के साथ किसी भी संख्या का योग करने से उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात पूर्ण संख्याओं में 0 एक ऐसी संख्या है जिसे किसी अन्य संख्या के साथ योग करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस स्थिति में हम लोग 0 को योग का अवयव कहते हैं, तत्समक अवयव। ऐसी आइडेंटिटी, ऐसी संख्या जिसको उस संक्रिया के साथ करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन ना होता हो। तो इस स्थिति में हम जो 0 है इसे योगात्मक अवयव कहते हैं। योग के लिए तत्समक अवयव भी इसे कहा जाता है। योग का तत्समक अवयव नाम का ध्यान रखना है। अंग्रेजी में इसे एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। योगात्मक अवयव या योग का तत्समक अवयव किस संख्या को कह रहे हैं? जिसका योग अन्य संख्या के साथ करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं करता हो। एक बार यदि आप तत्समक अवयव का अर्थ समझ गए हैं तो वो योग के लिए हो या गुणा के लिए हो, आप खुद से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 0 किसके लिए है? योग के लिए है, योगात्मक का अवयव है, तत्समक अवयव है। इसी प्रकार जैसे हमने योग की संक्रिया किया, यदि गुणा की संक्रिया में हम ढूंढना चाहें कोई ऐसी संख्या जिसको किसी दूसरे से गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन ना होता हो, सोचिए ऐसा कौन सा संख्या है? खुद से सोचिए। आइए हम करके देखते हैं। संख्या 3 में 1 से गुना, संख्या 8 में 1 से गुना, 1 में 5 का गुणा, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप खुद की कॉपी पर लिखें। आप पाएंगे कि हमारा जो गुणनफल है 1 से गुना करने पर मूल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करता है। अर्थात 1 एक ऐसी संख्या है जिसे अन्य संख्या के साथ गुना करने पर उसके वैल्यू में, मान में कोई परिवर्तन नहीं करता है। तो ऐसी ही संख्या को तो हम ढूंढ रहे हैं, इससे ही तो हम लोग तत्समक अवयव कहते हैं। लेकिन क्या योग का कहेंगे? नहीं, चूंकि गुणा की संक्रिया कह रहे हैं तो हम कहेंगे कि जैसे 0 योग का तत्समक अवयव है उसी प्रकार संख्या 1 गुणात्मक तत्समक अवयव है। या हम कह सकते हैं कि गुणा का तत्समक अवयव है। जहां एडिटिव था अंग्रेजी नाम लिखेंगे तो मल्टीप्लेटिव हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
इस प्रकार हमने तत्समक अवयव को जाना है दो संक्रिया के लिए, गुणा के लिए एवं भाग के लिए। तो हमेशा ध्यान रखिए कि 0 योग का तत्समक अवयव है एवं 1 गुणा का तत्समक अवयव है। आशा है आप तत्समक अवयव का अर्थ समझे होंगे दोनों ही संक्रियाओं में। अब इसके बाद अगली कक्षा में हम लोग संख्याओं का जो प्रतिरूप है, मॉडल है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। अभी तक जितनी बातें हुई है उसके आधार पर आपका पूरा एक एक्सरसाइज दिया गया है आपके पुस्तक में। आशा है आप उसे पूरी तरह बनाकर ख़त्म करेंगे। जितने भी नियम बताए गए हैं उनका आप एक जगह एकत्र कीजिए उनको, एवं उस पर कई एक उदाहरण खुद से कीजिए, और जो पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं प्रश्न उनका भी आप सरलीकरण करें। अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे संख्याओं के प्रतिरूप के साथ, मॉडल के साथ। देखिएगा बहुत मज़ेदार है किस प्रकार संख्याओं का हम मॉडल बना सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।